अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 9 चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, टॉपिक 3.5 आइसोटोप्स। आइसोटोप का जो वर्ड है ये सबसे पहले सॉर्डी ने यूज़ किया था, जिसके मुताबिक आइसोटोप का जो वर्ड है ये दो वर्ड से निकला है, आइसोस एंड टोप। आइसो का मतलब होता है सेम एंड टॉप का मतलब होता है प्लेस, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो सेम प्लेस में प्रेजेंट हो उसको हम आइसोटोप कहते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक आइसोटोप्स हम उन डिफरेंट एटम्स को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब जब हम किसी भी दो आइसोटोप्स को देखते हैं तो उनमें जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो हमारे पास एटम्स हैं तो उन दोनों के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होंगे वो सेम होंगे। एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं, तो इनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम होते हैं बट इनके न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से इन दोनों का जो सम होता है ये डिफरेंट होता है। सम डिफरेंट होने की वजह से मास नंबर डिफरेंट होता है, क्योंकि मास नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के। तो प्रोटॉन तो हमें पता है कि प्रोटॉन नंबर को हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, दोनों का प्रोटॉन नंबर सेम होता है इसीलिए इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन जो मास नंबर है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है और दोनों में न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है, इसीलिए इनका मास नंबर डिफरेंट होता है। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन मास नंबर चेंज होने की वजह से दो आइसोटोप्स की, किसी भी एटम के आइसोटोप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। तो नेचर में हाइड्रोजन के टोटल 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। 1, 2 और 3 रिप्रेजेंट करें इनके मैसेस को। 1 का मतलब है इनका मैस 1 है, 2 में 2 और 3 में 3। रीज़न क्या है? अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखें, ये हाइड्रोजन 1 का स्ट्रक्चर है, इसके न्यूक्लियस में जस्ट एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है। और आप नोट करें कि जितने प्रोटॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही हैं, यानी कि 1। ये है ड्यूट्रियम हाइड्रोजन 2। इसमें देखें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी ऐड हो चुका है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास चेंज होकर 2 में कन्वर्ट हो चुका है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये है हमारे पास ट्रीटियम। इसमें देखें तो प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन जो हैं ये 2 हैं। अब देखें इसका मास क्या हो गया है, 3, इसीलिए हम इसको हाइड्रोजन 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इनकी अबंडेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा नेचर में हाइड्रोजन 1 पाया जाता है, हाइड्रोजन 2 लेस अबंडेंट है, यानी कि 0.0015% है। टोटल जितना भी हाइड्रोजन है उसमें उसकी क्वांटिटी ओनली 0.0015% है, जबकि जो हाइड्रोजन 3 है ये रेडियो एक्टिव होता है, ये एक्सट्रीमली रेयर है नेचर में। प्रोटियम के अंदर अभी हमने डिस्कस किया एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, जबकि ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन ऐड होता है जिसकी वजह से उसका मास डबल हो जाता है, जबकि ट्रीटियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं इसीलिए इनका मास ट्रिपल हो जाता है। प्रोटियम कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस है, जबकि ये वाटर में इंसोल्यूबल है और हाईली फ्लेमेबल है। हैवी वाटर, हैवी वाटर हम किसे कहते हैं? नॉर्मल पानी में हमें हाइड्रोजन 1 पाया जाता है, जबकि अगर वाटर में हाइड्रोजन 1 की जगह रिप्लेस करके हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट हो तो हम उसको हैवी वाटर कहते हैं। हमें पता है कि ऑर्डिनरी वाटर और हैवी वाटर में डिफरेंस आइसोटोप्स का है और डिफरेंट आइसोटोप की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, इसीलिए जो ऑर्डिनरी वाटर है उसकी जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैवी वाटर से डिफरेंट हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0.00 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जो हैवी वाटर होता है उसमें मास डिफरेंट होता है, इसीलिए उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ 3.81 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज आता है, 100 से 101 हो जाता है और डेंसिटी भी 0.99 से 1.104 हो जाती है मास के चेंज होने से। आइसोटोप्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, अभी हमने डिस्कस किया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पे।
तो जब आइसोटोप्स को देखें तो उनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं, बट सिर्फ न्यूट्रॉन का डिफरेंस होता है, मतलब मास का डिफरेंस होता है। और मास के चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो सकती हैं, जैसे कि डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि नॉर्मल पानी जो है वो फ्रीज़ होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जो हैवी वाटर है वो 3.81 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज़ होता है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी नेचर में हाइड्रोजन 1 की है, दैट इज़ 99.99%। हाइड्रोजन 2 यानी कि ड्यूट्रियम 0.0015% है, और ट्रीटियम अभी जैसे हमने डिस्कस किया था वो रेयर है और ज़्यादातर नेचर में हमें नहीं मिलता। अब कार्बन के आइसोटोप्स की तरफ आते हैं, तो कार्बन के टोटल 3 आइसोटोप्स हैं, 12, 13 एंड 14। ये जो 12, 13 एंड 14 है, ये इनके मॉलिक्यूलर मासेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को। हमें पता है कि आइसोटोप्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो तीनों में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 6 ही हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। तीनों में 6 ही प्रोटॉन्स होते हैं, बस डिफरेंस आ जाता है न्यूट्रॉन्स नंबर का। यहाँ पर 6 न्यूट्रॉन है, इसलिए सम करेंगे तो 12 आएगा। यहाँ पर 7 न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए जो इनका मॉलिक्यूलर मास है वो भी चेंज होता रहता है न्यूट्रॉन्स के नंबर के चेंज होने से। अबंडेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्बन जो अबंडेंट है वो कार्बन 12 है, 98.8%। कार्बन 13 1.1% है नेचर में, जबकि कार्बन 14 बहुत कम क्वांटिटी में है, 0.009%, बट इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कार्बन डेटिंग। वो हम आगे डिस्कस करेंगे वो किसे कहते हैं, क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, 35 एंड 37। एटॉमिक नंबर तो हमें पता है सेम होता है, दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है, बट डिफरेंस इनके न्यूट्रॉन्स में है कि 35 वाले में 18 न्यूट्रॉन्स है, जबकि 37 में 20 न्यूट्रॉन्स हैं। आप इस डायग्राम से इसको देख सकते हैं। अबंडेंस की बात करें तो क्लोरीन 35 सबसे ज़्यादा अबंडेंट है और ये नेचर में 75% है, जबकि क्लोरीन 37 25% है। क्लोरीन के जो आइसोटोप्स हैं ये ग्रेश येलो गैस होते हैं, उनकी शार्प पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल है, जिससे हम इसको पहचान सकते हैं, और ये वाटर में बहुत ही कम सोल्यूबल होते हैं। यहाँ पर हमने क्लोरीन के आइसोटोप्स लिखने हैं, तो क्लोरीन Cl से रिप्रेजेंट होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसलिए दोनों में हम क्लोरीन नंबर 17 मतलब के एटॉमिक नंबर लिखेंगे। ऊपर हम मास नंबर लिखते हैं, तो हमें पता है क्लोरीन 35 जो है उसका मास नंबर 35 है, और दूसरे आइसोटोप्स का आइसोटोप यानी कि जिसकी 25% नेचर है उसका मास 37 है, इसलिए हम यहाँ पर 37 लिखेंगे। यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं, 234, 235 एंड 238। सबसे ज़्यादा रेयर जो है वो 234 है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 235 पे, और मेनली हम ये यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स और एटॉमिक बॉम्ब में। सबसे क्वांटिटी में है, ज़्यादा क्वांटिटी में 238 है, और इसमें ये क्वालिटीज़ नहीं होती जो 235 में है, इसीलिए हम इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ नहीं करते। जैसे हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे कम क्वांटिटी में 234 है, फिर 0.072% जो है 0.72% 235 की है, और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी 99.27 238 की है। यहाँ पर हमने चेक करना है कि यूरेनियम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। हमें पता है कि एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, तो यहाँ पर 92 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब है यूरेनियम के 92 प्रोटॉन्स हैं। यहाँ पर भी 92 प्रोटॉन्स हैं और यहाँ पर भी 92 प्रोटॉन्स हैं। जबकि हमें पता है कि एटम में जितने एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी उतने होते हैं, इसीलिए इन सब में इलेक्ट्रॉन्स भी 92 ही होंगे। मेन डिफरेंस आता है आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स का, और वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेके। जैसे 234 और 92 का डिफरेंस लेंगे तो आंसर आएगा 142, इसका मतलब इनके न्यूट्रॉन्स 142 हैं। इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आंसर आएगा 143। इस तरह इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आंसर आएगा 146।
अब 230A जब डीके करता है मतलब ब्रेक होता है तो उसमें से हीलियम निकलता है। जब हीलियम निकलेगा तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 एटॉमिक नंबर वाला एटम जब रिमूव होता है तो इसका एटॉमिक नंबर चेंज होकर 92 से 90 में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स कि यूरेनियम डीके होके एक डिफरेंट एटम में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज थोरियम। इसी तरह हम 235 की फिजन को देखेंगे। जब फिजन होती है तो जो एटम होता है वो स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप नोट करें 235 जब ब्रेक होगा तो ये बेरियम 139 और क्रिप्टॉन 95 में कन्वर्ट होगा। 235 के ब्रेक होने से बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे कि यहाँ पर गिवन है कि अगर हम 1 kg यूरेनियम को की फिजन करते हैं तो उससे इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है जितनी कि 17,000 kg ऑफ कोल को बर्न करने से रिलीज़ होती है। मतलब कि यूरेनियम 235 की फिजन से हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है, इसीलिए हम इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज़ करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक एटम की डिपेंड करती हैं उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे, और आइसोटोप्स के जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, इसीलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। जबकि मैसेज डिफरेंट होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती हैं। नेक्स्ट है कि हम किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे फाइंड कर सकते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है कि आप लोग जो अबंडेंस होती है, जैसे कि यहाँ पर कार्बन 12 की अबंडेंस 98.8 है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो मास से, जैसे कार्बन का मास 12 है। फिर इसमें ऐड कर दो सेकेंड आइसोटोप की अबंडेंस दैट इज़ 1.1 और इसको मल्टीप्लाई कर दो उसके मास से दैट इज़ 13। इसमें ऐड करो आप थर्ड आइसोटोप, जितने भी आइसोटोप्स हैं आप बारी बारी सब के इस तरह जो अबंडेंस है उनको ऐड करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ उनके मास से दैट इज़ 14। इसी तरह फिर आप क्या कर दो, जितने भी हैं करने के बाद आप उनको 100 से डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 12.00026 आता है। इट मीन्स के कार्बन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो ये है। ये आपकी बुक में कंसेप्ट असेसमेंट 3.1 गिवन है। इसके मुताबिक एक एलिमेंट है जिसके 2 आइसोटोप्स हैं ए एंड बी। आप लोगों ने फाइंड करना है, क्या यहाँ पर गिवन है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास, वो ऑलरेडी गिवन है दैट इज़ 35.5 AMU, और हमें यहाँ पर गिवन ये है कि ए की जो अबंडेंस है वो 75.77 है और इसका मास 35 है, जबकि बी की अबंडेंस जो है वो गिवन है लेकिन मास गिवन नहीं है, और वही हमने फाइंड करना है। अभी मैंने आपको रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला बताया जिसके मुताबिक आप क्या करते हो, जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनके मास को मल्टीप्लाई करते हो उनकी अबंडेंस से। जैसे कि यहाँ पर ए है तो उसका मास भी गिवन है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है उसके अबंडेंस से, जबकि जो आइसोटोप बी है उसको मल्टीप्लाई करना है उसके अबंडेंस से जो क्वेश्चन में गिवन है 24.23। फिर आप क्या करते हो, उसको डिवाइड करते हो 100 से, और यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, ये वैल्यू जो है यानी कि मास ऑफ ए क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 35, तो आप यहाँ पर पुट कर लो 35 इंटू 75.77 प्लस 24.23 बी है, और यहाँ 100 से डिवाइड होगा, यहाँ पर आ जाएगा 35.5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर ये डिवाइड हो रही है तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35.5 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 2651.95 प्लस 24.23 बी। अभी वैल्यू यहाँ पर ऐड हो रही है तो वहाँ पर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और जबकि हम 35.5 को 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 3550, और ये वैल्यू जब इधर आ जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी 2651.95 इक्वल टू 24.23 बी। अब हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना है दैट इज़ 898.05।
अभी वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पर आके दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी 24.23 और आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 37.06। इसका मतलब है जो सेकेंड आइसोटोप है उसका जो मास है दैट इज़ 37.06। इस तरह आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को हम मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, हम उनमें से कुछ को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आयोडीन 134 हम यूज़ करते हैं बॉडी में थायराइड प्रॉब्लम को ट्रेस करने के लिए। सोडियम 24 हम यूज़ करते हैं हमारी बॉडी में अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई ब्लड की कंस्ट्रिक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन हो तो कहाँ पे वो है उसको चेक करने के लिए हम सोडियम 24 यूज़ करते हैं। इसी तरह आयोडीन यानी कि आयोडीन 135 हम यहाँ यूज़ करते हैं तो आयोडीन 123 हम यूज़ करते हैं ब्रेन को देखने के लिए। कोबाल्ट 60 को हम यूज़ करते हैं कैंसर सेल्स को इरेडिएट करने के लिए, या तो उसको हम किल करना चाहते हैं या तो चाहते हैं कि जो ट्यूमर है वो श्रिंक हो जाए, तो इसके लिए हम कोबाल्ट 60 यूज़ करते हैं। कार्बन 14 हम यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन के पाथवे को चेक करने के लिए। इसी तरह हम आइसोटोप्स को यूज़ कर सकते हैं किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए, जैसे हम सल्फ़र 35 यूज़ करते हैं थायोसल्फेट के स्ट्रक्चर को डिटर्मिन करने के लिए। इसी तरह रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हमें मैकेनिज़्म भी बताता है। मैकेनिज़्म मतलब ये है कि कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक किस तरह पहुंचा, किस पाथवे के थ्रू वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचा, उसको चेक करने के लिए भी हम आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम डेटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब किसी चीज़ की एज फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ममीज़ या आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स की एज फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कार्बन डेटिंग का मतलब है कि हम कार्बन 14 को यूज़ करते हैं कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है उनकी एज फाइंड करने के लिए हम कार्बन 14 यूज़ करते हैं। एक्चुअली जो कार्बन है ये कार्बन 14 लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो डेथ के बाद कार्बन 14 की जो अमाउंट है, आपको पता है कि रेडियो एक्टिव का मतलब है कि इसकी एक हाफ लाइफ होती है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये हाफ हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी ममी या किसी भी आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट की एज फाइंड करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि उसके अंदर कार्बन 14 की अमाउंट कितनी है, और इस चीज़ को चेक करके हम ये बता सकते हैं कि ये चीज़ कितनी पुरानी है या चीज़ कितनी, इसकी एज क्या है। सारे प्रोसेस को हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। आई होप कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।